Hello and welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS. Here is the test series based on old NCERT of class 12 of modern India and today's chapter is भारत में यूरोपियों का आगमन और अंग्रेजों की विजय। टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले थोड़ा सा वेरी जान लेते हैं कि आखिर कहानी या यूरोपियों का इन्वेजन जो है और आधिपत्य इंडिया पे किस तरीके से हुआ, कहानी कहाँ से शुरू हुई। आपको पता होगा कि कोलंबस जो है यहाँ से चला, स्पेन का था, यहाँ से चला वो इंडिया को खोजने, लेकिन वो बाई चांस यूएसए को खोजा। ठीक है, उसके बाद जो है पुर्तगाली वास्को डी गामा इस रूट को फॉलो करते हुए इंडिया आता है 1498 ईस्वी में और अपने साथ जो भी व्यापार का सामान लाता है, व्यापार करता है। उसके बाद जो है काफ़ी खर्चों के बाद वह रिटर्न के बाद 60 गुना जो है मुनाफा कमाता है। तो तत्कालीन जो यूरोपियन पावर्स थे, फ्रांस, स्पेन हो गया, यूके हो गया, डच हो गया, ये सारे लोग जो है भारत के साथ व्यापार करने के लिए ललाहित हो गए। देखिए, भारत के साथ व्यापार पहले भी होता था यूनानियों के ज़माने से भी, लेकिन जब टर्की ने कुस्तुनतुनिया साम्राज्य पे जो है एक तरीके का अधिकार कर लिया ना, तो ये जो रूट थे उस पर जो है इसका शासन चलने लगा और ये नहीं चाहते थे कि यूरोपीय जो है इस रूट को फॉलो करें और इंडिया के साथ व्यापार करें, इसीलिए यूरोपियंस ने इस रूट को खोजा। ठीक है, और यहीं से कहानी शुरू होती है विभिन्न यूरोपियन पावर के इन्वेजन का इंडियन भूमि पे और जो है आधिपत्य स्थापित करने का। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम MCQ सॉल्व करने के साथ साथ इसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। इस चैप्टर में फैक्ट्स ज़्यादा हैं तो आप इसे ध्यान से देखना और इसके साथ साथ आप लुसेंट भी पढ़ लेना ताकि आपका एनालिटिकल और फैक्चुअल नॉलेज जो है दोनों स्ट्रांग होते रहे। पहला प्रश्न है कि उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर किस ईस्वी में विजय प्राप्त किया, बताएं जी। सही आंसर होगा, सही ऑप्शन जो होगा 1453 ईस्वी में। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि यूरोप के साथ जो है भारत के व्यापारिक संबंध जो है बहुत पुराने थे। ठीक है, बहुत पुराने थे, ये यूनानियों के ज़माने से थे और यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। वर्ष 1453 में हुआ क्या कि उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो पूर्व और पश्चिम के बीच पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। इसके अलावा यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों का क्या था, अधिकार था और वे पश्चिमी यूरोप के नए राष्ट्रों स्पेन, पुर्तगाल को इस पुराने व्यापारी मार्गों से होने वाले व्यापार में भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। इसीलिए अन्य जो यूरोपियन पावर्स थी, इन्होंने नए रूट को खोजा और भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अंग्रेजों की जो है भारत को देन है, कि अंग्रेज जो है भारत को क्या क्या दे के गए। इन ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन ढूंढना है, बताएं। देखिए, ये ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ये पहला ऑप्शन है, एक राष्ट्र के रूप में भारत का एकीकरण, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, भूमि के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, नए राष्ट्रवाद का विकास, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, बताएं। देखिए, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग तो पहले से भी होता था, मुगलों के काल से भी बहुत सारे तोप, हथगोले, ये सब सारी चीज़ें शुरू हो गई। रही बात कि भूमि के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, आपको शेरशाह सूरी याद होंगे, इन्होंने ही शुरू किया था। अब बच जाते हैं दो ऑप्शन, ए और डी। तो नए राष्ट्रवाद का विकास तो हुआ, क्योंकि आपको पता ही होगा राष्ट्रवाद की भावना के ना होने के चलते ही भारतीय जो है अंग्रेजी सेना में शामिल होते थे और भारतीयों को ही मारते थे। ये क्या दर्शाता है कि उनमें राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। जब अंग्रेज आए और सबने मतलब एक शत्रु के तौर पे इनको देखा अंग्रेजों को, तो उनके बीच राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इसके साथ साथ पूरे भारत पे अंग्रेजों ने अधिकार किया, तो एक तरीके से एक राष्ट्र के एकीकरण में भी इनका जो है योगदान था। तो इसका सही ऑप्शन होगा एक से अधिक। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 1492 में अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस किस देश का निवासी था, बताएं जी। आपका सही ऑप्शन जो है वह डी होगा, स्पेन। इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो मैंने मतलब इसका एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसे ध्यान में रखना। पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष में अधिकार किया, बहुत ही हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन है, या कई बार BPSC में पूछ चुका है, तो आप इसका आंसर बताएं।
जी, सही ऑप्शन होगा 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। एनालिसिस देख लेते हैं। आपको पता है कि 1510 में गोवा पर अधिकार करने वाला जो है पुर्तगाली अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। ठीक है, जब यह वायसराय था तभी गोवा पर अधिकार किया गया। तब फारस की खाड़ी से लेके मलाया में स्थित मलक्का तक और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक एक एशिया के रूप में पूरे समुद्र पर जो है पुर्तगालियों ने अधिकार जमा लिया था। पुर्तगालियों का उस समय जो है काफ़ी बोलबाला था। आप देख ही रहे हैं ये जो सारे रूट थे साउथ ईस्ट एशिया को लेके, ये सब पे जो है पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगालियों ने गोवा पे कब अधिकार किया था? 1510 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? बताएं, ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित कौन है? हाँ जी, आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रांसिस्को दी अल्मेडा होगा। ठीक है, देखिए 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन के भारत आया था। तो देखिए ये जब आप ऑप्शन एनालिसिस कर रहे हैं ना, आप इसका डिटेल पढ़ रहे हैं तो आपको एक एमसीक्यू में कई सारे एमसीक्यू तैयार हो जा रहे हैं। तो इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है, केवल एमसीक्यू पे ध्यान नहीं, इसके डिटेल एनालिसिस पे भी ध्यान रखना। 1505 में अल्फांसो दी अल्मेडा आया था भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय गवर्नर बन के। ठीक है, पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में जो है कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली के बंदरगाहों पे अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करी थी। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा जो कुछ भी कहिए, ये ब्लू वाटर पॉलिसी नीति को प्रतिपादित किया था। आप इसे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बताएं। जी, आपका सही ऑप्शन होगा भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो है वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। ठीक है, देखिए इसने जो है भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में इसने बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को जीता और यही इसकी पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आगे बढ़ते हैं कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यूरोपीय शक्तियों के द्वारा जो भारत में इन्वेजन हुआ और ये एस्टेब्लिश हुए, पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर अधिकार किया, देखिए यही गलत हो गया। ठीक है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत मछलीपट्टनम में लगाया था, सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया था, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में फ्रांस पर कब्जा किया था, ये भी सही है। तो आपका जो पहला ऑप्शन जो है ये गलत है, तो सही ऑप्शन जो है ए होगा। पूर्वी भारत में देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आरंभिक फैक्ट्रियों में एक की स्थापना 1633 में उड़ीसा में करी थी और 1651 में उसने बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाज़त मिल गई अंग्रेजों को। तब कंपनी ने जल्द ही पटना, बालासोर, ढाका, बंगाल और बिहार के दूसरे स्थानों पर भी फैक्ट्रियां खोल दी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कह रहा है कि निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे जो है हराया था? बताएं, स्वाली की लड़ाई में जो है किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था? आपका सही ऑप्शन जो है थॉमस बेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है जी। आपका सही आंसर जो है सर जॉन चाइल्ड होगा। इसने किया क्या था? देखिए जॉन चाइल्ड ने 1688 में मुंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों पर जो है घेरा डाला और मक्का जाने वाले जो हज यात्री थे ना, उनको बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप औरंगजेब ने इसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण कौन था? जो कॉजेस दिए गए हैं इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि तत्कालिक कारण कौन था। तो जो तत्कालिक कारण था क्या था? अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। देखिए फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच जो भारत में जो भी लड़ाई हुई ना, वो यूरोपियन लड़ाई से प्रभावित थी। जब यूरोप में अंग्रेज और फ्रांस आपस में लड़ते थे, तब इंडिया में भी ये दोनों जो है आपस में लड़ते थे, इनकी लड़ाई होती थी।
आज यू नो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध, उसकी संधियां आप याद रखना, कौन जीता कौन हारा। टोटल फैक्ट्स ये आप लुसेंट से तैयार कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये हाईली प्रोबेबल टॉपिक है। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना जो है युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। ध्यान में रखना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बताएं जी। इसका सही ऑप्शन जो है 1664 ईस्वी में है। ठीक है। लुई 14वें के द्वारा, इसका एक मंत्री था कार्ल बार्ट, इसके द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यह कंपनी जो है गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी और टोटल गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन की जाती थी। इसीलिए जो है फ्रांसीसियों का डिमोलिश जो हुआ इंडिया में अंग्रेजों के द्वारा, ये बहुत बड़ा एक इसका कारण भी था। अगला प्रश्न है कि किस फ्रांसीसी गवर्नर जनरल ने एक नीति निकाली कि भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना के द्वारा हस्तक्षेप किया जाए और एक के खिलाफ दूसरे का साथ देकर विजेता से मुद्रा और क्षेत्र संबंधी लाभ लिए जाएं। बताइए सही ऑप्शन आपका क्या होगा। सहायक संधि किसने स्टार्ट करी थी? डुप्ले ने। ठीक है, एक सहायक संधि का ही विस्तृत रूप है एक तरीके का। ठीक है, इसे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में क्यों सफल रहे थे? आपके ऑप्शन है, उनके पास केवल सक्षम सेनापति थे। देखिए केवल ना और केवल कोई नहीं, ये सारी चीज़ें ना बहुत ही अतिरेक होती हैं। रेडिकल जब वर्ड समाहित हो तो वो ऑप्शन आपका गलत ही होता है 99% केसेज में। तो पहला गलत हो गया। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ऑब्वियस। भारतीय अंग्रेजों को पसंद करते थे, ये गलत है। पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था उस समय दक्कन का, ये भी गलत है। ठीक है, जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। अंग्रेजों की फौज जो थी शक्तिशाली थी, इसलिए इन्होंने दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में जो है सफल रहे। दक्षिण में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी की पराजय का मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी, फ्रांसीसियों की। ठीक है, वाल्टियर कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ था कि 70 वर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। ठीक है, इस कारण वह दक्षिण भारत में जमे हुए फ्रांसीसियों को उखाड़ फेंका अंग्रेजों ने और अपना वर्चस्व जो है दक्कन में स्थापित किया। अगला प्रश्न है, वह कौन सी जगह थी जहां से यूरोपियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था? बताएं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है जी। जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें तो कोई नहीं, क्योंकि बिहार से जो है यूरोपियंस को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सही आंसर होगा इसका बिहार होगा। लेकिन ये क्वेश्चन के अनुसार क्योंकि बिहार ऑप्शन में नहीं है तो इसमें से नन ऑफ दीज होगा, तो डी सही ऑप्शन होगा आपका। अगला प्रश्न है कि इसमें से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ माना जाता है? बताएं जी। आपका सही ऑप्शन जो है वह प्लासी की लड़ाई है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जो है 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध में पराजित किया था। यहाँ पे में होगा, समझ रहे हैं ना। नवाब की सेना में क्या थे, क्यों हार गया सिराजुद्दौला? इसमें 3 राजद्रोही थे, मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ। ये ना इसके तरफ से लड़ते हुए भी इसको धोखा दे रहे थे। प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक और वाणिज्यिक लाभ प्राप्त हुआ, ऑब्वियस। और रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उतरने वाला सेना नायक भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता जो है बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था में मिली थी। क्लाइव के कार्यकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया था। ध्यान में रखना, काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी, बताएं जी। वांडीवास की लड़ाई जो है जनवरी 1760 में लड़ी गई थी। यह युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांस के मध्य हुआ था। इसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें आयरकुट किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? काउंट डी लाली। कभी कभी ऐसा पूछता है कि मान लो पूछ दे कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था या फ्रांसीसियों का नेतृत्व किसने किया था, तो यू हैव टू नो अबाउट दिस कि अंग्रेजों का नेतृत्व जो था वो आयरकुट था और
फ्रांसीसियों का काउंट डी लाली था और ये इसी पराजय के बाद फ्रांसीसियों का भारत में लगभग पतन भी हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करी? बताएं। कि इसका सही ऑप्शन होगा मीर कासिम। ये हुआ क्या कि देखिए, ये बंगाल के मुर्शिदाबाद के ना एक बहुत ही वहाँ पे षड्यंत्रमय वातावरण था। इससे जो है वह दूर रहना चाहता था, कोलकाता से अंततोगत्वा वो दूर रहना चाहता था। वो नहीं चाहता था उनके राज्य में जो है अंग्रेजों का हस्तक्षेप हो, इसलिए उसने राजधानी चेंज कर ली। अगला प्रश्न है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? बताएं। तो सही ऑप्शन होगा आपका सुकरचकिया। इनका जन्म जो है रणजीत सिंह का 2 नवंबर 1780 को हुआ था, सुकरचकिया मिसल के मुखिया मान सिंह के घर। ठीक है। श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। महाराजा रणजीत सिंह ने राज्य की राजधानी लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह की इनको सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाह सूजा से मिला था। ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे शाह सूजा से प्राप्त हुआ था। और सिख राज्य का अंतिम राजा जो है दिलीप सिंह था। इसकी मृत्यु जो है 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि वो सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था जिसकी मृत्यु पेरिस में हुई थी? तो दलीप सिंह, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का विजेता कौन था? बताएं। जी, आपका सही ऑप्शन जो है हैदर अली था। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच। और निजाम मराठा और अंग्रेज हैदर अली के विरुद्ध एक त्रिकूट संधि में शामिल हुए थे। ठीक है। कौन कौन से थे? हैदर अली के विरुद्ध निजाम थे, मराठा थे और औरंगजेब थे। युद्ध के उपरांत हैदर अली की ही शर्तों पे 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। हैदर अली अकेले इन तीनों की हालत खराब कर दिया था, समझ रहे हैं ना। 1781 में हैदर अली का सामना जो है अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टोनोवा युद्ध में हैदर अली को परास्त किया। पोर्टोनोवा की लड़ाई कब हुई थी? 1781 में। किसके किसके बीच? हैदर अली और आयरकुट के बीच, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी थी? बताएं। बहुत ही आसान है, कई बार पूछ चुका है। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है। अपनी राजधानी यहाँ पे बनाया था और इसने जैकोबिन क्लब की भी स्थापना करी थी। यह काफ़ी इंस्पायर था फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है। और इसका यह सदस्य भी बना था जैकोबिन क्लब का। इसने आधुनिक पद्धति से जो है विदेशों में फर्स्ट टाइम दूतावास भी स्थापित किए थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 के बीच चला के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और टीपू सुल्तान जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो था वह वारेन हेस्टिंग्स। ये थे आपके सेकंड चैप्टर भारत में यूरोपियों का आगमन और अंग्रेजों की विजय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हाईली प्रोबेबल हैं, आपके 67वीं बीपीएससी या सीडीपीओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तब में पूछे जा सकते हैं। आई होप कि मेरा कंटेंट्स और डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आया होगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।